चलिए, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड बच्चों। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो तो करें स्टार्ट, है ना। यस सर, यस सर। लिमिट के अच्छा वो मेथड्स चल रहे थे ना, उसमें एक क्लास फॉर्म आपको बता दी थी, है ना। बस अब उसमें ना लिमिट पे अपने क्या मिसलेनियस टाइप के केसेस बचे हुए हैं। लिमिट पे मेथड्स आपके पास अपने मेथड्स अपने सारे हो गए हैं, है ना, जितने भी मेथड्स हैं लिमिट सॉल्व करने के। अब इसमें थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेस, लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे यूज करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे यूज करेंगे अपन, और सबसे मेन जो अपने को डिस्कशन करना है वो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे। अब थोड़ा सा मतलब ये मान लो कंसेप्चुअल पार्ट ज्यादा आएगा लिमिट का, ठीक है ना। अब लिमिट का जैसे अभी तक जनरली अपन कैलकुलेटिव पार्ट की बात कर रहे थे, अब आप ऐसा मान लो कि इट्स लाइक अ कंसेप्चुअल पार्ट। अब लिमिट का एक तरह से कंसेप्चुअली थॉट प्रोसेस आपको देना है ना, उसका कंसेप्ट समझना है। तो मैं सबसे पहले अब बात करता हूं अपने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की। सबसे पहले अपन बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में क्या है कि जैसे आप यदि रिकॉल करें तो जो लिमिट की सबसे पहली क्लास अपन ने ली थी, जो सबसे फर्स्ट क्लास थी, उसमें मैंने सबसे पहला डिस्कशन जो लिमिट का स्टार्ट करा था वो अपन ने एग्जिस्टेंस से स्टार्ट करा था। यदि आपको ग्राफ वगैरह याद हो, जो सबसे पहली क्लास में अपन ने डिस्कस करा था ना, तो उसमें कुछ अपन जैसे ऐसे ग्राफ बना रहे थे, है ना। तो उसमें फिर मैंने बोला था कि x इक्वल्स टू a पे इधर से चेक करो, देखो इधर से चेक करो, ठीक है। और फिर अपन ने कंक्लूजन निकाला था उसमें कि यदि किसी भी पॉइंट पे यदि मुझे लिमिट चेक करना है और RHL इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू फाइनाइट क्वांटिटी मेरे पास आएगा, then only I will say limit exist. यस सर। लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना। ना अब आप यदि ऐसे सोचो तो आप ये बोल सकते हो कि सर अभी तक तो अपन ने कभी किसी क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकाला ही नहीं, अपन तो सीधे लिमिट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने तो ना ये चेक करा कि एग्जिस्ट भी करेगी या नहीं करेगी, ये भी अपन ने कभी बात नहीं करी कि एग्जिस्ट करेगी। अपन तो बस सॉल्व किए जा रहे हैं, आंसर निकाले जा रहे हैं, सॉल्व किए जा रहे हैं और आंसर निकाले जा रहे हैं, ठीक है। नाउ अब होता क्या है एक्चुअली कि आप ऐसा मान लो कि अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स अपन कर रहे थे, ठीक है, उसमें बाय डिफॉल्ट अपने को ये पता था या मैंने क्वेश्चन ही ऐसे दिए थे कि जिसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी। तो जब मुझे पता होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है तो फिर मैं उस केस में RHL और LHL की बात नहीं करता हूं, ठीक है। बात नहीं करता हूं इसका मतलब ये नहीं है कि RHL LHL होगा नहीं, उसमें होगा, बट वो इक्वल आ रहा है, तो इसलिए मैं दोनों को सेपरेटली नहीं निकाल रहा हूं। मैं एक लिमिट सॉल्व कर लेता हूं तो मुझे पता है कि वही मेरा RHL आने वाला है और वही मेरा LHL आने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं दोनों को अलग अलग नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, कि हाँ भाई वो फंक्शन ऐसा है कि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पे मैं लिमिट निकाल रहा हूं उस पर RHL LHL सेम देगा, तो वो इक्वल आने वाला है, राइट। तो इसलिए अपन ने ऐसा करा था, इसलिए अभी तक अपन ने RHL और LHL की बात करी नहीं थी। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जिसमें अपने को चेक करना पड़ेगा RHL LHL निकाल के कि RHL LHL इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, फाइनाइट क्वांटिटी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देन ओनली आई कैन से कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसका आंसर क्या आएगा। जो इक्वल आ रहा है वो उसका आंसर आएगा, या इक्वल नहीं आ रहा है तो आई विल से कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब पहला क्वेश्चन तो आपके पास ये रेज होने वाला है कि फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि मैं RHL LHL निकाल के क्वेश्चन करना है मुझे, या मुझे डायरेक्ट लिमिट सॉल्व करना है जैसे अभी तक अपन करते हुए आ रहे थे, है ना भाई। अब पहला चीज तो आपके क्वेश्चन में यही आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इसका एग्जिस्टेंस चेक करूं, मैं इसका RHL LHL निकालूं कि नहीं, ठीक है भाई। जैसे अपन सॉल्व कर रहे थे फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, जो भी फॉर्म बन रही थी डायरेक्टली उससे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो वो कैसे पता लगता है, आप बोलेंगे वो कैसे मुझे पता लगेगा कि भाई मैं अभी तक तो अपन ने करा ही नहीं, तो फिर अपन हाउ वी विल आइडेंटिफाई, ठीक है। देखो उसका क्या है, कोई बहुत थंब रूल तो नहीं है, ठीक है, कि कैसे अपन चेक करते हैं, मतलब कैसे पता लगेगा कि इसमें मैं RHL LHL निकालूं, है ना। निकालूं मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि वो अलग अलग ही आए। मैं किसमें RHL और LHL निकालता हूं, जिसमें मुझे पॉसिबिलिटी लगती है कि यार इसमें RHL LHL अलग अलग आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैं RHL LHL निकाल रहा हूं तो वो अलग अलग आएगा ही सही,
ठीक है, माइट बी पॉसिबल कि इक्वल भी आ जाए, पर मैं किस क्वेश्चन में निकालूंगा आरएचएल एलएचएल, जिसमें मुझे पॉसिबिलिटी लगती है कि इसमें आरएचएल एलएचएल सेपरेट आ सकता है, उसमें मैं आरएचएल एलएचएल निकालता हूं। ठीक है, और जिसमें 100% कंफर्म है, 101% मुझे कंफर्म है, उसमें मैं डायरेक्टली लिमिट सॉल्व करता हूं, जैसा कि अभी तक अपन सारे क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे थे। ठीक है, तो अब एक तो प्रॉब्लम को भी आप कंपेयर करिएगा, है ना, प्रॉब्लम भी आप कंपेयर करते जाइएगा कि अभी तक जितने क्वेश्चंस अपन ने करे थे और अब जो क्वेश्चंस अपन करेंगे तो क्या डिफरेंस उसमें दिख रहा है, कैसे मुझे पता लग रहा है कि अच्छा इसमें आरएचएल एलएचएल निकालना है। ठीक है, कोई बहुत फिक्स थंब रूल तो नहीं है, फिर भी मैं एक रूल आपको बताऊंगा, है ना, 99% प्रॉब्लम्स में लग जाता है, 99, ठीक है, पर 100% नहीं बोलूंगा मैं, कहीं कहीं पे हो सकता है कि उस रूल से बियॉन्ड भी आपको जाना पड़े। 99% केसेस में वो रूल काम कर जाता है। क्या रूल है? 4 फंक्शन है, मतलब मैंने जितनी प्रॉब्लम्स देखी है उसमें मुझे 4 फंक्शंस ऐसे दिखते हैं जिसमें आरएचएल एलएचएल निकालने की जरूरत पड़ती है। किसी भी फंक्शन में मॉड आ जाए, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आ जाए। नंबर 3, किसी भी फंक्शन में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ जाए। एंड नंबर 4, एक टर्म और थोड़ी सी डिफरेंट दिखेगी आपको, e पावर 1/x। ठीक है, आप यदि रिकॉल करो ध्यान से, अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स अपन ने करी, आप रिकॉल करो सारी प्रॉब्लम्स, तो जितनी प्रॉब्लम्स आपने करी होगी लिमिट में या अपन ने क्लास में करी होगी, एक सैंडविच थ्योरम वाले केस को छोड़ दो आप, उसके अलावा किसी भी प्रॉब्लम में आपको इन चारों में से कोई भी टर्म नहीं मिली होगी अभी तक। किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी टर्म में मॉड नहीं आया होगा, किसी भी टर्म में ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं आया होगा, एक्सेप्ट सैंडविच थ्योरम वाली प्रॉब्लम में जरूर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला केस अपन ने लिया था। किसी भी फंक्शन में फ्रैक्शनल पार्ट x नहीं आया होगा और किसी में भी e पावर 1/x नहीं आया होगा। ठीक है, ये 4 टर्म्स ऐसी है जो फंक्शन को इस तरह से मॉडिफाइड कर देती है या ऐसा बना देती है कि उसका आरएचएल और एलएचएल की टेंडेंसी अलग अलग आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। इनफैक्ट मैं 99% बोलूं तो अलग अलग ही आता है, 90% चांस में अलग अलग ही आता है ना, पर 90% वो दैट वी हैव टू चेक। तो अब से एक रूल आप ये बना लेंगे कि किसी भी फंक्शन में यदि आपको इन 4 में से कोई भी एक टाइप की टर्म्स दिख रही है, एक सैंडविच थ्योरम वाले केस को छोड़ दो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना, उस सैंडविच थ्योरम वाले में जरूर थोड़ा सा एक्सेप्शन मान लो या जैसा भी मान लो, है ना, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आता है पर फिर भी अपन ने आरएचएल एलएचएल नहीं निकाला था। ठीक है, तो उसके अलावा किसी भी फंक्शन में आपको ये 4 में से किसी भी टाइप की एक टर्म या एक फंक्शन दिख रहा है ना, तो आगे से आप रूल बना लो कि उसका आरएचएल और एलएचएल निकालना पड़ेगा आपको, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसी के बाद में डायरेक्ट लिमिट सॉल्व नहीं करनी है। डायरेक्ट बहुत सी बार आपको लगेगा, है ना, बहुत सी बार लगेगा कि अरे यार तो डायरेक्ट सॉल्व हो गई, आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन आप आरएचएल एलएचएल निकालोगे तो पता लगा अरे ये तो अलग अलग आ रही है, दोनों डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाती है, बहुत सी बार ऐसा लगता भी अपने को पता ही नहीं लगेगा, आपको लग रहा है तो डायरेक्ट सॉल्व हो रही है, नहीं तो, लेकिन अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो अपने को डिसाइड करना पड़ता है क्वेश्चन में कि मैं डायरेक्ट सॉल्व करूं या आरएचएल एलएचएल निकाल के सॉल्व करूं। ठीक है, एक और फंक्शन में बोल सकता हूं, अभी शायद से आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी लेकिन आगे कभी मिल जाए, एक फंक्शन और बोल सकता हूं, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, है ना, 4 फंक्शन ये, और एक और मैं बोल देता हूं, एक नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन में बोलता हूं, याद है, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं जिसमें फंक्शन ब्रेक करके आता है, लाइक दैट, ऐसे ब्रेक करके आता है ना फंक्शन। और इसमें मैं आपसे बोलूं, मतलब एफ(x) इस टाइप का आ जाए और मैं आपसे बोलूं कि इसमें मुझे एक्सटेंडिंग टू ए निकालना है, और इसमें मैं आपसे बोलूं एक्सटेंडिंग टू ए निकालना है ना, तो इसमें भी आरएचएल एलएचएल अलग अलग निकालना पड़ेगा, इसमें भी आरएचएल एलएचएल अलग अलग निकालना पड़ेगा, है ना। तो एक रूल तो मेरा ये हो गया इसमें कि जब भी, अब आपको आगे से एक रूल आपको बना लेना है कि जब भी ये 4-5 टाइप की टर्म्स मुझे दिखती है तो मुझे आरएचएल एलएचएल सेपरेट निकालना है, नंबर 1। नंबर 2 ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, भाई चारों ऑप्शन में उसने वैल्यू दे रखी है तो बात ही खत्म। फिर भाई ए ऑप्शन में 1 दे दिया, बी में 2 दे दिया, सी में 0 दे दिया, डी में -1 दे दिया,
तो कंफर्म हो गया ना कि भाई एग्जिस्ट कर रहा होगा, आंसर ही दे दिया उसने, इसका मतलब एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो बात ही खत्म हो गई। फिर मैं RHL LHL क्यों निकालूं, फिर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लूंगा। ऑप्शन में यदि उसने डज नॉट एग्जिस्ट दे रखा है, नॉन एग्जिस्टेंस टाइप का दिया हुआ है, देन वी मस्ट टेक केयर ऑफ दैट पार्ट कि हाँ ऑप्शन में दिया हुआ है तो चेक कर लूं कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि RHL LHL अलग अलग आ रहा हो, है ना। तो एक कंसिडरेशन थोड़ा सा मतलब अपने को स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा उस चीज को। ऑप्शन में दिया है तो फिर भले ग्रेटेस्ट इंटीरियर भी मुझे दिख रहा है कि अच्छा ऑप्शन में दिया है ना, मतलब आ ही रहा होगा आंसर इसका मतलब, ठीक है ना, तो वो भी अपने कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं निकालना कैसे RHL LHL। ये तो सारी बात हो गई अपनी, अब RHL LHL कैसे निकालना है, ठीक है। RHL निकालने के लिए, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपको फंक्शन में x इज इक्वल टू a प्लस एच रखना है और लिमिट लगा देनी है h टेंडिंग टू 0। RHL निकालने के लिए आपको फंक्शन में x इक्वल टू a प्लस एच रखना है और लिमिट लगा देनी है h टेंडिंग टू 0। उसके बाद आपकी इच्छा हो जैसे सॉल्व करो उसको, उसके बाद वो आपकी सिंपल लिमिट की प्रॉब्लम बन गई, ठीक है। लेकिन वो केवल आपको RHL देगा। RHL का नोटेशन भी मैं बता देता हूं, शायद पहले बताया कि नहीं बताया, तो x टेंडिंग टू a प्लस, ऐसे a की पावर में प्लस लिखा हुआ हो ना, a की पावर में प्लस लिखा हुआ हो, इसका मतलब अपने को केवल RHL निकालना है। a की पावर में प्लस लिखा, अपने को केवल RHL निकालना है। बहुत सी बार आपने शायद एक आध क्वेश्चन में आया भी है ऐसा, याद हो तो, जिसमें केवल उसने प्लस लिख के दिया है, तो उसमें क्या होता है कि वो RHL ही एग्जिस्ट कर रहा था, उसमें RHL ही एग्जिस्ट कर रहा था, तो उसने केवल वो a प्लस भी पूछ, बहुत सी बार केवल अलग से RHL भी पूछ लेता हूं, है ना। और बिल्कुल ऐसे LHL की बात करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस LHL की यदि मैं बात करूं तो x इज इक्वल टू a माइनस h रखेंगे और h टेंडिंग टू 0 लगा देंगे। आगे का काम आपको पता है, इसको सॉल्व कर लो, RHL वाले को LHL वाले को सॉल्व कर लो, है ना। दोनों यदि मेरे पास इक्वल आ गया, ठीक है, तो दोनों इक्वल आ गया तो आई कैन से और फाइनाइट, ऑब्वियस फाइनाइट, तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डेफिनेटली लिमिट एग्जिस्ट करेगी और अपना आंसर वो आ जाएगा, तो ठीक है। ये कंटिन्यूटी पढ़ा दे। अरे कंटिन्यूटी तो मैंने बोला ही नहीं अभी से, 15 मिनट में एक बार भी कंटिन्यूटी शब्द तो बोला ही नहीं मैंने, बोला क्या नहीं सर, मतलब कि ये ऐसा दिखा, है, क्या लिखा कंटिन्यूटी? मतलब कि ऐसा दिख रहा, मतलब वो ग्राफ नहीं है बने हुए। अरे कहीं मैंने एक बार भी बोला और एक बार भी लिखा हो तो बताओ कि हाँ सर आप कंटिन्यूटी पढ़ा रहे हो कि लिमिट पढ़ा रहे हाँ सर, ये तो नहीं बोला, हो। लिमिट ये नहीं बोला। वो एक्चुअली कंटिन्यूटी में आप कंफ्यूज हो गए, वो एक स्टेप और आगे आती है। कंटिन्यूटी भी मतलब थोड़ी बहुत ऐसी है, इसलिए आपको एक स्टेप थोड़ी सी आगे आती है कंटिन्यूटी की, इसलिए। नहीं सर, एल हॉपिटल्स, वो हॉपिटल्स रूल है, वो उसमें इनफाइनाइट पे हो सकता क्या? हाँ इनफाइनाइट एल बाय हॉपिटल, इनफाइनाइट पे भी हो जाता है, 0 बाय 0 पे भी हो जाता है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट पे भी। ये क्वेश्चन करा भी तो था अपने लास्ट क्लास में, 0 बाय 0 पे भी होता है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट पे भी हो जाता है ना। क्लियर है यहाँ तक की बात? यहाँ तक की बात जितनी चीजें अभी मैंने बताई थ्योरेटिकल, बाकी तो अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। अभी मतलब एक एग्जांपल लेता हूँ और मेरे ख्याल से इसमें तो कुछ ज्यादा समझाने वाली चीज थी। इसको लिख लेना एक बार, आप हाईलाइट बना के इसको लिख लेना, ये सब करके स्पेशली इस चीज पे जरूर हाईलाइट कर लेना एक बार, ठीक है। क्योंकि मेन कंफ्यूजन यही होता है कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि ये अपने को नहीं समझ में आता कि अपन कब राइट हैंड लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं और कब अपन लिमिट सॉल्व कर दे रहे हैं, है ना। मेन वो थोड़ा सा चैलेंज रहता है। चलो तो एक बार इसको लिख लो। हो गया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 mod x अपॉन x। पहले मैं कुछ एग्जांपल्स करा देता हूं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 mod x अपॉन
x, ठीक है। तो जैसे ही मेरे को मोड दिखा तो मेरे को समझ में आया कि मुझे राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी चाहिए, तो मैंने राइट हैंड लिमिट निकाली। राइट हैंड लिमिट के लिए मैंने आपको बोला था x इक्वल टू a प्लस एच रखना है, मतलब 0 प्लस एच रखना है और लिमिट h टेंडिंग टू 0 लगा देना है। तो मॉड ऑफ h 0 प्लस एच रखा, मॉड ऑफ h, h क्या होता है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ये जो h की मैं बात कर रहा हूं ना, h क्या होता है कि बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब वेरी स्मॉल, अब कितना स्मॉल आप पूछे कि सर कितना स्मॉल है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब मैं आपसे ऐसा बोलूंगा कि आप किसी नंबर को जितना स्मॉलेस्ट सोच सकते हैं ना, किसी नंबर को आप जितना छोटा सोच सकते हैं उतना छोटा आप सोच लो। आप बोलो कि मैंने सर 0.1 सोचा, मैं बोलूंगा कि 0.1 से छोटा और सोच सकते हो ना, आप वो सोचो। फिर आपने बोला मैंने 0.01 और छोटा, तो उसको मैं लिख नहीं पाऊंगा एक्चुअली। बस आपको एक दिमाग में इमेज बनानी पड़ेगी कि h मतलब वेरी स्मॉल या स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, उसको जीरो भी नहीं लिखना है, उसको ना जीरो भी नहीं लिखना है, बस इतना दिमाग में रखना है। जीरो नहीं, सॉल्व करने में तो अपन लिमिट में तो जीरो ही लगाते हैं, वो एक अलग बात है, पर वैल्यू कभी जीरो नहीं है उसकी, वैल्यू कभी जीरो नहीं है। तो कभी भी आपको, स्पेशली अभी जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन करेंगे ना, वहां पे ये सब चीजें बहुत काम आने वाली है आपकी। तो कभी भी आपको यदि किसी चीज को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही हो ना, कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि यार ये h को ऐसा लेंगे क्या लेंगे, स्पेशली ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट में बहुत दिक्कत आने वाली है अभी, तो सबसे अच्छा तरीका रहता है कि आप h को वैल्यू ले लेना, कोई 0.01 रख के देख लेना कि यदि h की जगह मैं 0.01 रखता तो व्हाट आई विल गेट, उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर निकाल सकते हो। ऐसे कभी यदि कंफ्यूजन हो जाए तो, है ना, कभी कभी किसी के क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है। बाकी अभी तो जैसे मान लो अब मॉड h को मैं h लिख सकता हूं, तो मॉड h को h लिखा तो h बाय h इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। LHL मैंने निकाला, तो LHL निकाला तो x इक्वल टू 0 माइनस h मैंने करा, तो 0 माइनस h करा तो मॉड ऑफ 0 माइनस h 0 माइनस h, तो ऊपर मॉड ऑफ माइनस h तो मेरे पास हो गया h और नीचे माइनस h हो गया, h बाय h माइनस 1 आ गया। So I can say RHL is not equals to LHL, so limit does not exist. Limit does not exist. Question number 2 क्लियर है? फर्स्ट वाला किसी को डाउट तो नहीं है? फर्स्ट क्वेश्चन में बताओ, बात समझ में आएगी कि नहीं, कैसे चेक करना है अपने को? पार्थिव अभी समझ में है? यस सर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बाय x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x, है ना। अब एक मिनट समझ लेना पहले। अब इस क्वेश्चन में आपको लगेगा कि जितनी चीजें अभी मैंने बताई थी, जो 4-5 टाइप के फंक्शंस की मैं बात कर रहा था, उसमें से कोई भी फंक्शन इसमें नहीं है, देखा जाएगा तो, है ना। ना मॉड है, ना ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ना फ्रैक्शनल पार्ट है, ना e पावर 1/x है, ना यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। तो आप तो नॉर्मल स्टार्ट करो, है ना। अभी मुझे नहीं पता RHL LHL निकालना, मैं तो जैसे सॉल्व करता हूँ वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना। आप कंसेप्ट समझना, देखो मैं किस स्टेप पे जाके मैं RHL LHL की बात कर रहा हूँ, किस स्टेप पे नहीं कर रहा हूँ, है ना। मुझे नहीं पता अभी RHL, मैं तो जैसे सिंपल लिमिट सॉल्व करता है वैसे सॉल्व करना स्टार्ट करा मैंने, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x को लिख दिया 2 sin स्क्वायर x बाय x, ठीक है। सिंपल सॉल्व कर रहा हूं, अभी RHL LHL नहीं निकाल रहा हूं, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रूट 2, व्हाट इज अंडर रूट साइन स्क्वायर x? मॉड साइन x। यहां पे जाके प्रॉब्लम में ट्विस्ट कर दिया एक्चुअली। यहां तक तो मुझे नहीं लग रहा था कुछ होगा प्रॉब्लम में, लेकिन यहां पे जाके अच्छा मॉड आ गया, तो अब यहाँ पे अपने RHL LHL की बात स्टार्ट हो गई जैसे मॉड आया। तो अब इस स्टेप पे RHL LHL निकालेंगे अपन, इस स्टेप पे से RHL LHL निकाल लेंगे अपन। RHL 0 प्लस h रखेंगे, 0 प्लस h रखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0,
तो 0 प्लस एच रखोगे तो ऊपर तो साइन एच अपॉन एच ही आएगा। 0 प्लस एच साइन एच, एच पॉजिटिव नंबर है बहुत स्मॉल, तो साइन एच की वैल्यू पॉजिटिव, तो मॉड साइन एच प्लस का साइन एच आएगा। सो दैट बिकम √2 LHL। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 √2, 0 माइनस एच रखेंगे साइन ऑफ माइनस एच, माइनस साइन एच, मोड लगाएंगे तो प्लस का साइन एच आ जाएगा, और 0 माइनस एच माइनस का साइन एच, ये -1 आ जाएगा। तो RHL is not equals to LHL. So limit does not exist. Does not exist. बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें? सर ये मॉड साइन एक्स कैसे हो गया सर ये डाउट है सर इसमें। √x² को हमेशा अपन mod x लिखते हैं, नहीं याद हो तो आगे के लिए याद रख लेना, ये मॉड में बताया था। वैसे √x² को x नहीं लिखते हैं, mod x लिखते हैं, आगे के लिए याद रखना, ये नहीं याद हो तो इसलिए वो वेरिएबल जब आता है ना, जैसे √ अभी 4² आया, मतलब आप समझना, देखो वेरिएबल के साथ अब √4² आया तो इसको आप बोलो तो फिर इसको भी mod 4 लिखना चाहिए, लिख लो, लिखना चाहो तो लिख लो, पर mod 4 का मीनिंग है क्या एग्जैक्टली? mod 4 तो 4 ही लिखूंगा ना मैं, तो यहाँ पे mod लगाने का मीनिंग नहीं है मेरे पास, इसलिए तो वेरिएबल के साथ √x² आएगा तो यू हैव टू राइट mod x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻1/x - 1 e⁻1/x + 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻1/x - √2 कैसे आया? √2, ये तो रूट तो अलग अलग करा ना, एक तो 1 - cos 2x का फॉर्मूला लगाया 2 sin स्क्वायर x, ये याद है, 1 - cos 2x का फॉर्मूला लगाया 2 sin स्क्वायर x, फिर इसमें रूट अलग अलग करा तो ये √2 और ये √sin स्क्वायर x हुआ, और √sin स्क्वायर x को मैंने जैसे अभी प्रॉपर्टी बताई थी उससे मैंने mod sin x लिखा है। ठीक है, लास्ट में sin h/h में, तो sin h/h की वैल्यू तो 1 हो गई ना बेटा, h टेंडिंग टू 0 के लिए sin h/h तो 1 हो गया, तो ये √2 × 1 √2 आएगा ना, है ना। ऐसे यहाँ पे ये माइनस बचा था तो इसलिए वो यहाँ पे -√2 आया, ऐसा। वो फॉर्मूले तो चलेंगे ना भाई, जितनी पहले वाली चीजें थी वो गायब नहीं हुई, वो सब चीजें तो है ही सही मेरे पास, है ना। जितनी चीजें वो पहले फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, लॉपिटल, जो सीरीज सब लगा सकते हो, वो चीज तो है ही सही ना। ठीक है, बस स्टार्टिंग में मुझे 0 + h 0 - h कर देना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻1/x - 1 अपॉन e⁻1, ये e⁻1/x थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, मतलब e⁻1/x भी आपको लग रहा होगा कि यार ये e⁻1/x पर है, मतलब उसकी टेंडेंसी ऐसी है कि वो अलग अलग बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, तो जैसे मुझे e⁻1/x दिखा, मुझे समझ में आया कि इसमें RHL LHL अलग अलग निकालना चाहिए मुझे, तो मैंने RHL निकाला सबसे पहले e⁻1/x के लिए, तो RHL के लिए मैंने 0 + h रखा, तो RHL के लिए मैंने 0 + h रखा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 e⁻1/h - 1 अपॉन e⁻1/h + 1, ऐसा आएगा, e⁻1/h - 1 अपॉन e⁻1/h + 1। ठीक है, अब इसमें जब मैं लिमिट लगाऊंगा, इसको एक बार सॉल्व करने का तरीका समझ लेना बेटा, इसमें जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो अभी मेरे पास बन रहा है e⁻∞ -1 e⁻∞ + 1, दैट इज ∞/∞। e⁻∞ की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, e⁻∞ की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो वो ∞/∞ बन रहा है। ठीक है, तो जैसे याद है एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट या एक्सटेंडिंग टू 0 वाली प्रॉब्लम में हाईएस्ट और लीस्ट पावर कॉमन लेते हैं ना अपन, तो उसका लॉजिक क्या था, हाईएस्ट या लीस्ट पावर कॉमन लेने का लॉजिक कि वो जो इनफाइनाइट था वो 1/∞ पे कन्वर्ट हो जाए, जो इनफाइनाइट वाली टर्म है 1/∞ पे कन्वर्ट हो जाए ताकि वो 0 आ जाएगा मेरे पास। एग्जैक्टली लाइक दैट, मुझे यहां से e⁻1/h कॉमन लेना है और यहां से भी e⁻1/h कॉमन लेना है, दोनों जगह से e⁻1/h कॉमन लेना है।
दोनों जगह से यदि मैं e पावर 1 बाय h कॉमन लूंगा तो 1 माइनस 1 अपॉन e पावर 1 बाय h और e पावर 1 बाय h 1 प्लस 1 अपॉन e पावर 1 बाय h, ये कैंसिल कर। तो मेरे पास आया लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस e पावर माइनस 1 बाय h 1 प्लस e पावर माइनस 1 बाय h। अब लिमिट लगाओगे, ठीक है, अब लिमिट लगाएंगे तो ये e पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 माइनस e पावर माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस e पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 प्लस e पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 दैट कम्स टू बी 1। ऐसा बना रहा है। पार्थिव के लिए पार्थिव बोला ब्लर आ रहा है, क्यों ब्लर आ रहा है? विजिबल क्या? बाकी सर अब क्लियर है, अब क्लियर है। अब क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ हाँ क्लियर है। सर उसके लिए में नेटवर्क इशू है? सर वीडियो नहीं आ रही सर, आप क्या हो गया? सर आपकी वीडियो नहीं आ रही सर। वीडियो नहीं आ रही सर है? हमें आ रही है। यस सर, आ रही है वीडियो। आ रही है ना? यस सर। ठीक है। हाँ तो ये आरएचएल हो गया, ठीक है। अब यदि मैं एलएचएल निकालूंगा इसमें एलएचएल निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 0 माइनस h, ठीक है। एक मिनट, x इक्वल टू 0 माइनस h, जीरो माइनस h यदि रखेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 e पावर माइनस 1 बाय h माइनस 1 e पावर माइनस 1 बाय h प्लस 1 आएगा, ठीक है। अब लिमिट लगाओगे तो ये डायरेक्टली e पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन e पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1, e पावर माइनस इनफाइनाइट इज 0, e पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, e पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, क्योंकि वो 1 बाय इनफाइनाइट टाइप का हो जाएगा। तो माइनस 1 0 माइनस 1 0 प्लस 1 दैट इज व्हाट माइनस 1। ठीक है, क्लियर है कि नहीं मेथड्स? बताओ क्लियर है कि नहीं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, यहां तक जितना करा अपन ने? सर क्लियर। अब एक आध ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली प्रॉब्लम भी मैं करा देता हूं अभी आपको, है ना। सर एक साइड रहना चाहिए। हाँ limit x tending to 2 greatest integer x, limit x tending to 2 greatest integer x। इसमें जब मैं आरएचएल निकालता हूं
तो 2 प्लस एच रखूंगा। अब देखना, देखो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 2 प्लस एच। अब एक बहुत बेसिक सा कंसेप्चुअल पॉइंट है इसमें याद हो तो, एच टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ठीक है, 2 प्लस एच। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ माधव? h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस एच, वही RHL अपन ने निकाला, x इक्वल्स टू 2 प्लस एच लग गए यहाँ पे। अब इसमें ये लिमिट दिखने में ऐसा लग रहा है कि मैं सीधे लिमिट अंदर ले जाऊं, भाई इनडिटरमिनेट फॉर्म तो बन नहीं रहा। जनरली अपन लिमिट कब सॉल्व करते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा हो। अब इसमें ऐसा लग रहा है कि यदि मैं लिमिट सीधे अंदर ले जाऊं तो मेरे पास क्या बच रहा है, 2। सीधा मैंने 0 रखा, 2 आ गया, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ गया। ठीक है, कर सकते हैं क्या ऐसा, सीधे मैं लिमिट अंदर ले जा सकता हूं क्या? नो सर, इसकी कंडीशन लगाएंगे जो हाँ। डोमेन आएगा। कंडीशन ये थी, आपको याद हो तो, एक अपन ने, मैंने एक प्रॉपर्टी जब बताई थी शुरू में, तो एक ये f ऑफ gx वाली एक बात अपन ने करी थी। उसमें मैंने ये बताया था कि ये लिमिट को मैं डायरेक्टली अंदर तब ले जा सकता हूं जब ये जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पर ये जो बाहर वाला फंक्शन हो। ठीक है, समझना, इस लिमिट को सॉल्व करने पर अंदर ये जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू पे बाहर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, तो मेरा आंसर सही आएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लो मैं लिमिट को अंदर ले गया तो मेरा आंसर 2 आया। अब 2 पे ये जो बाहर वाला फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ याद है आपको? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो इसलिए यदि मैंने अंदर ले जाने की कोशिश करी और मेरा आंसर 2 आ रहा है तो मैं नहीं ले जा सकता, रॉन्ग, क्योंकि उस 2 पे ये बाहर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, तो क्या करेंगे फिर? एनालिटिकली सॉल्व करेंगे। कैसे? अभी मैंने एक ऑप्शन बताया था आपको, 2 प्लस एच। व्हाट इज एच? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर है तो इतना कंफर्म है कि आएगा तो 2 से ज्यादा ही ना। ठीक है, आएगा तो ये 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया? 2 हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर में एनालिटिकली सॉल्व करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में एनालिटिकली सॉल्व करना है। 2 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो गया। नाउ LHL की बात करें अपन, h टेंडिंग टू 0, 2 माइनस एच, अगेन अंदर तो ले जा नहीं सकते। ठीक है, अब की बार ये 2 माइनस एच हुआ मतलब 2 से कम आएगा ना, तो 2 से कम आया, 1 पॉइंट समथिंग आया, और 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा बेटा। 2 माइनस समथिंग करा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1 होगा। So that's why RHL is not equals to LHL, it does not exist, is your answer. In fact, आप एक जनरलाइज पॉइंट बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ box x function never exist at integer. किसी भी इंटीजर पे इसकी लिमिट हमेशा ऐसा ही होगा, क्योंकि आप कोई भी इंटीजर लोगे ना, है ना, उसमें हमेशा ऐसा ही होगा, हर इंटीजर पे ऐसा ही होने वाला है। तो इंटीजर पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, नॉन इंटीजर पे कर जाएगी। सर यहाँ पे 2 ने 1 कैसे इक्वल हो गया, ये समझ में ही नहीं आया अब तक। 2 माइनस एच। अच्छा एक चीज बताओ, 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? पार्थिव 1. है? पार्थिव 2 अरे 1 होता है। अब वही तो दिक्कत है, आप उसको 2 बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा? 1.9 का ग्रेटेस्ट, एक बार पढ़ना, आज बढ़ जाते घर पे तो क्या वही सही, मतलब के बाद, है ना। 1.9 का ग्रेटेस्ट, एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी पढ़ लेना। तो इसलिए वो क्या होता है, 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है ना, तो जैसे ये 2 माइनस एच हो रहा है,
तो 2 माइनस 8 मतलब 2 से थोड़ा सा कम हुआ ना, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा ऐसे, ठीक है। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक बार पढ़ लेना तो वो आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होगा कि हर इंटीजर पे तो ये दिक्कत है, हर इंटीजर पे दिक्कत आएगी, लेकिन इसके अलावा यदि आप नॉन इंटीजर की बात करोगे ना, नॉन इंटीजर पे, तो नॉन इंटीजर में नहीं आएगी दिक्कत आपको, नॉन इंटीजर में एग्जिस्ट कर जाएगा आपके पास। नॉन इंटीजर में कैसे, जैसे मान लो अभी मैं आपसे बोल देता लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3/2, अब समझना, देखो बेटा डिफरेंस समझना इसमें और इसमें। सेम क्वेश्चन में आपको दूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3/2, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो आरएचएल एलएचएल तो निकालना ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो आरएचएल जब मैंने निकालने की कोशिश करी इसमें, तो x टेंडिंग टू 3/2, तो 3/2 प्लस h, अब बताओ ये कितना आएगा 3/2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, बताओ 3/2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 आएगा ना प्रियांशु, है ना। हाँ भाई 1.5 प्लस, मतलब h तो बहुत स्मॉलेस्ट नंबर ट्रीट करना आपने को, तो 1.5 प्लस समथिंग मतलब ठीक है 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा ना, 2 तक तो नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। और बिल्कुल मैं जब ऐसे ही एलएचएल निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो एक्सटेंडिंग टू 3/2 माइनस h करा तो कितना आएगा, अभी भी 1 आएगा, क्यों, क्योंकि 1.5 से थोड़ा सा कम करेंगे तो ठीक है जी 1.4 मान लेता हूं, तब भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो अब की बार लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। आई कि नहीं बात समझ में, आगे है ना। तो इसीलिए मैंने जैसे स्टार्टिंग में ये चीज बोली थी कि ऐसा नहीं है कि मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर या ये सारे फंक्शंस जो है ना, टेंडिंग टू, इसमें h टेंडिंग 0 क्यों नहीं लिखा, नहीं है ना, ओ सॉरी मैंने लिखा नहीं होगा, ओ नहीं वो h टेंडिंग टू 0 गलत लिखना, वही बेटा h टेंडिंग टू 0, तो वेरिएबल ही h है तो h टेंडिंग टू 0 तो लिखना ही पड़ेगा उसको, है ना, और h टेंडिंग टू 0 की बात करता हूं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा अपन आरएचएल एलएचएल निकाल रहे हैं तो वो अलग अलग ही आएगा, वो सेम भी आ सकता, मतलब डिपेंड करता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर लो, 3/2 पे आ गया, 2 पे नहीं आ रहा इंटीजर, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं मैं, काफी सारी चीजें बता दी आपको, अब थोड़े से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, है ना। अब मतलब अपने कंसेप्ट ऑलमोस्ट सारे हो गए, तो बस ये है कि इसमें आपको कुछ अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स करते हैं अपन। fx आपको दिया हुआ है साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड 0, this is when greatest integer x is not equal to 0 and this is when greatest integer x equals to 0. You have to find limit extending to 0 fx, ठीक है। एग्जिस्ट कर रही है तो आंसर क्या आएगा, यदि एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर आपको बताना रहेगा। लिमिट के बाद अपन कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, लिमिट कंटिन्यूटी एलसीडी, ऐसे याद रखना, एलईडी होता है, एलईडी नहीं चलाएंगे अपन, एलसीडी चलेगी अपनी।
एकदम कंसेप्चुअल है, मतलब कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, इनमें कंसेप्चुअल चीजें हैं सब अभी। हाँ, लिमिट यदि एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो आपको आरएचएल एलएचएल बताना है। कर रही है तो ठीक, नहीं कर रही है तो आरएचएल एलएचएल बताना है। नहीं, चलो नहीं कर रही है, इसको तो मैं मान लेता हूं नहीं कर रही है। अब आरएचएल एलएचएल बताना है। नहीं कर रही, चलो वो तो मैं बता ही देता हूं। आरएचएल नहीं, आरएचएल एलएचएल सही नहीं आ रहा अभी तक किसी पे। आरएचएल एलएचएल सही नहीं आया अभी तक किसी को। एकदम कंसेप्चुअल चीज है, मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा आरएचएल कैसे निकलेगा, एलएचएल किससे निकलेगा। ना ना ना, चलो मैं बता देता हूँ। नहीं, किसी का भी आंसर सही नहीं आया उसमें। एक लिमिट तो सही आ रही है, नहीं आरएचएल एलएचएल गलत निकाल लो। वेदांत का, हाँ 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 हाँ, अब वेदांत का मेरे को सही दिख रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है वेदांत कभी भी। 0 माइनस एच करेंगे भी तो -1, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है वेदांत आपका। वेदांत का सही आया, वेरी गुड वेदांत। ठीक है, देखो होगा क्या कि आप जब आरएचएल निकालोगे, आप पॉइंट समझना, देखो ये फंक्शन क्या बोल रहा है। फंक्शन ने क्या है कि जनरली अभी तक आपने जो फंक्शन देखे होंगे ना, वो फंक्शन क्या बोलता है कि भाई x 0 से 1 में ये ले लेना, 1 से 2 में ये ले लेना, ग्रेटर देन 3 पे ये ले लेना। इस फंक्शन ने ये बोला है कि जब इसने x के बारे में बात नहीं करी, इसने आपसे ये बोला है कि जब ग्रेटेस्ट x के बारे में नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है कि जब आप x जो भी ले रहे हो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू यदि 0 आ रही है तो आपका फंक्शन ये है। उसके अलावा आपके केस में फंक्शन ये है। तो मैं इसको और बचाए तो और एक्सप्लिसिट कर देता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 आने का मतलब x की वैल्यू 0 से 1 तक। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 0 से 1 तक। ठीक है, इसका मतलब अपना फंक्शन ये है कि when x is 0 to 1 including 0 then your function is this one, otherwise your function is this one. This is the meaning of that. ठीक, नाउ जब आप आरएचएल निकाल रहे हो तो आरएचएल निकालोगे तो आप x इज इक्वल टू 0 प्लस h रखोगे ना। आरएचएल निकालने में 0 प्लस h रखना मतलब यूं समझ लो, लाइक 0.1 रख रहा हूं मैं, x इक्वल टू 0.1 रख रहा हूं। तो x इक्वल टू 0.1 के लिए मेरा फंक्शन फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला है। x इक्वल टू 0.1 यदि मुझे लेना हो, वो फंक्शन में रखना हो, तो मैं फर्स्ट वाले में रखूं कि सेकंड वाले में रखूं। x इक्वल टू 0.1 के लिए मेरा फंक्शन क्या डिफाइन करा हुआ है, ऑब्वियसली सेकंड वन। 0 से लेके 1 के लिए साफ साफ बोला हुआ उसने कि यदि आप x की वैल्यू 0 से 1 लोगे ना तो आपका फंक्शन ये है। तो इसमें 0 प्लस h रखेंगे, क्या रखेंगे, 0 ही हो तो वो तो डायरेक्टली 0 जाएगा।
आई कि नहीं बात समझ में, है ना भाई? क्लियर कट बात है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि x की वैल्यू 0 से 1 जब आपको रखनी हो तो आपको फंक्शन ये चूज करना है, अदरवाइज बाकी सबके लिए ऊपर कर लेना। ठीक है, खुशी मैंने देखा नहीं शायद आपका आंसर। RHL अभी LHL नहीं निकाला ना, LHL कहाँ है? LHL भी तो बात करते हैं ना, अभी LHL बताना फिर देखें। LHL में तो मुझे दिखा नहीं। 0 माइनस h, 0 माइनस h मतलब अब 0 माइनस h ऑब्वियसली ये तो है नहीं, ये तो माइनस का पॉइंट 1 हो गया, तो ये किस में रखोगे? फर्स्ट वाले में रखोगे ना। अब किस में रखना पड़ेगा? फर्स्ट वाले में। उसके अलावा तो, इसके अलावा सारी चीजें तो फर्स्ट वाले में रखनी है, तो अब 0 माइनस h उसमें रखेंगे आप। तो 0 माइनस h रखोगे, 0 माइनस h, 0 माइनस h रखोगे, नहीं पूछी वो दूसरी वाली लिमिट गलत निकाली है आपने इसका। 0 माइनस h रखोगे, अब देखना 0 माइनस h, 0 माइनस h ऐसा आएगा ना, 0 माइनस h। ठीक है, इसको क्या लगता है कि 1 माइनस 1 बोल सकते हैं क्या? हाँ, इसको एक्चुअली क्या होगा, माइनस हाँ नहीं -1 नहीं बोल सकते इसको, -1 नहीं बोल पाएंगे ना ना ना। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये 0 माइनस, अपन फॉर्मूला तब लगाते हैं ना जब यहाँ वाली वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रही हो। 0 नहीं बननी चाहिए, ये 0 बन ही नहीं रही है, 0 की तरफ अप्रोच भी नहीं कर रही है, ये 0 की तरफ अप्रोच भी नहीं कर रही है। ठीक है, 0 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -1 होगा। बिल्कुल ऐसे इस नीचे वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना होगा? -1। सो दैट कम्स टू बी माइनस साइन 1 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, साइन। सर इसको 1 हो जाना था ने। क्यों हो जाना था? 1 आने के लिए क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, यहां वाली वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करनी चाहिए। ठीक है, 0 की तरफ अप्रोच। देखो आप दो चीजों में डिफरेंस समझना, एक में आप समझना चाहिए। देखो मैं बताता हूं, एक तो मैंने ये लिखा, एक मान लो मैं ये लिखता ग्रेटेस्ट इंटीजर, सेम लिमिट पे h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0। क्या लगता है आपको, दोनों 1 हो जाएंगे क्या? दोनों 1 होने चाहिए क्या? सर ये पहला वाला हो जाएगा, ये दूसरे वाले को सोल्व करना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं हो सकता एक्चुअली। आप डिफरेंस समझो कि ये वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, मतलब जब आप इसमें 0.1 रखोगे तो ये यहाँ पे 0.1 ही आएगा, और यहाँ पे 0.1 आएगा। यहाँ पे 0.001 रखोगे तो यहाँ पे 0.001 आएगा, यहाँ पे 0.001 आएगा, है ना? कम होती जा रही है, मतलब साइन h इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स h। जब मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ लिमिट में, मैं शुरू से मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि लिमिट में क्या होता है कि आप जिस पॉइंट पे लिमिट निकाल रहे हो उस पॉइंट पे नहीं देखना है आपको, उस पॉइंट के राइट हैंड साइड और उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है, करेक्ट? तो इसमें 0 पे तो मैं देखूंगा ही नहीं, 0 के राइट हैंड साइड पे देखूंगा और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे देखूंगा। तो 0 के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो यू विल गेट सम वैल्यू sin h अप्रोक्स h, जैसा फिजिक्स में बोलते हैं ना थीटा बहुत स्मॉल एंगल है तो sin थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, तो sin h इज ऑलमोस्ट इक्वल टू h, तो h upon h is 1। But in this case problem is that कि it is greatest integer h, तो यदि आप 0.1 भी रखोगे, इसमें 0.1 रखने पे ये साइन ऑफ 0.1 बन रहा था, इसमें लेकिन यदि आप 0.1 भी रखोगे तो 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये तो तब भी 0 ही बनेगा, मतलब ये 0 पे तो जो बने बने, पर 0 के आप राइट हैंड साइड पे जाओगे ना, 0 के थोड़ा सा आप राइट हैंड साइड पे जाओगे तो भी ये तो 0 ही बनता रहेगा, ये भी 0, ये भी 0, मतलब दैट कम्स टू बी 0/0, राइट हैंड साइड पे भी 0/0। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, ये केवल एक वैल्यू पे 0 बनता है h इक्वल्स टू 0 पर, उसके अलावा कहीं पर भी 0/0 नहीं बनता है, कहीं पे भी 0/0 नहीं बनेगा। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये 0 पे तो बन ही रहा है, पर 0 के आप राइट हैंड साइड पे जाओगे तो भी ये 0/0 ही बनेगा,
क्योंकि जीरो के राइट हैंड साइड पे आप रखोगे 0.1 रखोगे, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, साइन 0 0 0, 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, साइन 0 0 0। दिस इज अ प्रॉब्लम विद द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, आई की नहीं बात समझ में है ना? यस सर। तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से हैंडल करना है अपने को। इनफैक्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर को आपको पूरा एनालिटिकली सोच के ही करना पड़ता है कि अच्छा ये वैल्यू ये, और इसीलिए मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे बोला था ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई भी दिक्कत होना सबसे अच्छा यही तरीका है, आप तो h की जगह पे 0.1 रख के देख लेना। 0.1 रखते पे क्या दे रहा है तो कुछ आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है उसमें। ठीक है, तो इसका राइट हैंड लिमिट 0 आई थी और लेफ्ट हैंड लिमिट साइन 1 आया था, तो इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट अपन ने बोला था, है ना? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 greatest integer of sin x upon x, limit extending to 0 greatest integer of tan x upon x. Very conceptual points. Extending to 0 sin x upon x, tan x upon x. लिमिट अंदर तो जा नहीं सकती, अंदर जाएगी तो फिर से प्रॉब्लम है। लिमिट को अंदर लेके गए तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू कितनी 1, और 1 पे वापस से ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, ग्राफिकली और बहुत ध्यान से समझना दोनों में डिफरेंस। दिखने में दोनों एक जैसी प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन पूरा ग्राफ से जो लिमिट की बेसिक चीज है, साइन एक्स का जो ग्राफ था वो ऐसा था और उस पे y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ फिर ऐसा बना, याद है? ये y इक्वल टू एक्स था और ये साइन एक्स। बिल्कुल ऐसे ही यदि मैं tan x और x के ग्राफ की बात करूं, तो ऐसा था, इसमें y का स्क्वायर x नीचे गया था और tan x यहां पे गया, है ना? अब देखो आप, एक छोटी सी चीज ने कितना डिफरेंस क्रिएट कर दिया अपने आंसर्स में। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के कारण से sin x बाय x 1 आता है, tan x बाय x 1 आता है, क्योंकि मुझे दोनों ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है कि जब मैं इधर से और इधर से, इधर से और इधर से जब मैं 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं तो sin x और x ऑलमोस्ट इक्वल हो जा रहे हैं। इस कारण से sin x अपॉन x 1 सेम tan x में बना लो। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये पूरा इस चीज पे मैटर कर जाएगा कि ये वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है कि 1 से कम आ रही है, क्योंकि यदि ये वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही होगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, और यदि ये वैल्यू 1 से कम आ रही होगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तो दोनों ग्राफ में आप ध्यान से देखो, पहले मैं RHL की बात करता हूं, पहले तो चेक कर ले एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं। चलो पहले RHL लेते हैं। यदि मैं इधर से आऊंगा 0 की तरफ मूव करूंगा, आप 0 के थोड़ा सा आगे भी रहोगे, 0 के थोड़ा सा आगे भी रहोगे तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऊपर है कि नहीं? एग्री करते हो कि नहीं चीज से? 0 के थोड़ा सा भी आप इधर जाओगे, 0 के थोड़ा सा भी आगे रहोगे तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऊपर आएगा कि नहीं? दिखेगा, दिखेगा। इसमें क्या होगा? उल्टा होगा। जब 0 के थोड़ा सा आगे आप जाओगे तो tan x का ग्राफ ऊपर दिखेगा,
10x greater than x. So main difference is that इधर है दोनों पॉजिटिव ही, इसको इधर ले जाऊं तो sin x by x लेस देन, इधर लेके जाएंगे तो 10x by x greater than. This is the point. Sin x by x less than 1 and 10x by x greater than 1. और sin x by x यदि greater than 1 है, less than 1 है, less than 1 है, तो उसके greatest integer की value 0. और 10x by x यदि greater than 1 है, slightly greater than 1, तो उसके greatest integer की value 1. ठीक है, एग्जिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं. मैंने तो इधर से आंसर दिखा दिया आपको, इधर से कि इक्वल भी आ रहा है कि नहीं आ रहा. आपने जो इधर से बोला वो इधर से आ रहा है, इधर से भी वही आएगा. क्यों आएगा? देखो इधर आप ध्यान से देखो ना, इधर आपको उल्टा दिख रहा होगा. साइन एक्स का ग्राफ ऊपर दिख रहा है और एक्स का ग्राफ नीचे दिख रहा है, पर है तो दोनों नेगेटिव ना, नेगेटिव है ना. तो साइन एक्स है तो दोनों नेगेटिव. ठीक है, अब आप तो बस ऐसे समझ लो कि x नेगेटिव है ना, तो जब मैं x को इधर लेके जाऊंगा तो मुझे इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना चाहिए कि नहीं. ठीक है, हाँ वही मैं बोला, उसे सही सोचा आप, मतलब उल्टा हो रहा है देखो, पर आप कंसेप्चुअली सोचो उस चीज को. भाई अब x नेगेटिव है, तो जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. यस सर, चेंज हो. तो साइन एक्स बाय एक्स अगेन लेस देन 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वापस वही आ रहा है ना, लेस देन 1. वो एक्चुअली क्या हो रहा है, वो ग्राफ में वैल्यू ज्यादा दिख रही है पर वो दोनों नेगेटिव में है ना, तो वो नेगेटिव में है तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होकर वो लेस देन 1 हो जा रहा है एक्चुअली. इसलिए आपको ग्राफ में तो वो चीज साफ सही बोल रहे हो, sin x ऊपर दिख रहा होगा, है ना. और सेम ऐसा वैसे इधर 10x हो जाएगा मेरे पास, सेम ऐसा वैसा 10x हो जाएगा. बताओ कोई डाउट है दोनों में? क्लियर है कि नहीं? इसको थोड़ा सा मैं जनरलाइज करता हूँ, इसके और भी क्वेश्चंस आते हैं. सर अगर x नेगेटिव है तो sin x भी तो नेगेटिव होगा. बिल्कुल नेगेटिव होगा. मैं तो एक चीज सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, देखो ये लिखा मैंने, ये चीज सही है ना, साइन एक्स की वैल्यू एक्स से ज्यादा है, बात ठीक यहाँ तक. अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक्स नेगेटिव है, क्लियर कट है. तो मैं तो सीधा, मैंने उसको कुछ करा ही नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि एक नेगेटिव नंबर को मैं इधर से इधर लेके गया, तो इनइक्विटी का साइन चेंज होना चाहिए ना. और मैं वैल्यू से बता देता हूँ, आपको ऐसे नहीं चमक रहा होगा. जैसे मान लो मैं इसको -1/2 बोल देता हूँ और इसको लेट से मैं -1 बोल देता हूँ, है ना. तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा -1/2 ग्रेटर देन -1, ऐसे लिखा, है ना. अब मैंने आपसे क्या बोला, इस -1 को मैं इधर लेके गया तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हुआ. अब माइनस से माइनस इधर तो कैंसिल कर ही सकते हैं, ऐसा है. हाँ वो यस सर. माइनस में वो मैग्नीट्यूड वाइज आप सोचोगे ना, क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही जा रहे हैं ना, वो मैग्नीट्यूड वाइज जो बड़ी वैल्यू छोटी हो जा रही है, छोटी वैल्यू बड़ी हो जा रही है, इसलिए. ठीक है, लिख लो इसका ग्राफ बना, ग्राफ भी बना लेना इसका.
अब जैसे ना इसमें एक जनरल क्वेश्चन ऐसा भी आता है, जैसे जनरल क्वेश्चंस की मैं बात करूं ना इसमें, तो जैसे अपना sin x बाय एक्स हमेशा लेस देन 1 रहेगा, है ना, और tan x बाय एक्स, अब जैसे मान लो मैं ऐसा दे देता ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ऐसा, इसका आंसर बता सकते हो? चलो एक बार थोड़ा सा सोचो, देखिए अपन ने जो करा ना उसी चीज से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, एक बार ट्राई करो तो। नहीं रोहित, और ऐसा है ना, पूरा सीरीज भी बनता है। लॉजिक वही है जैसा अभी अपन ने सोचा ना, लॉजिक वही है उसका। हाँ, इक्वल तो आ ही रहा है, आरएचएल एलएचएल तो वो तो इक्वल तो है ही, सही, इक्वल की बात ही नहीं है। नेट खत्म हो गया है। अरे यार अभी तो 10 मिनट है यार, सार्थक, तो वो तो हमेशा हो जाएगा ऐसे तो लास्ट क्लास में है। रिकॉर्डिंग देख लेना फिर, और क्या, लास्ट के 10 मिनट की आप रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। अनुपमा बोल रही है उसके बाद बहुत है नेट। इसका भी खत्म हो गया, माधव का भी। हाँ, अब ज्यादा चला लिया था यार, ये तो तुम्हारी गलती है। अब ऐसे तो तुम कुछ भी चला लोगे फिर बोलोगे नेट खत्म। हाँ सही बात है, वो फालतू फालतू चीज चलाओगे और क्या। बताओ, एक दो क्वेश्चन और करते हैं अभी, इसका खत्म हो जाए तो फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, और क्या। देखो आधे तो मुझे लग रहा है वैसे भी चले ही गए, दो चार तो लास्ट में तो ऐसे गायब होते हैं, दो चार बच्चे तो मतलब पता नहीं। देखो अभी अपन ने क्या बोला था, और वो आगे के लिए भी याद रखना, आगे के लिए भी जैसे याद रखना कि sin x बाय एक्स, अभी अपन ने क्या बोला था, लेस देन 1 बोला था ना, sin x बाय एक्स लेस देन 1 बोला था, और tan x बाय एक्स अपन ने क्या बोला था, ग्रेटर देन 1। अब आगे के लिए चीज ध्यान रखना, बस कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए ना, तो दिस इज द बेस्ट वे टू डू दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। 2 माइनस 4 नहीं 7 लो, क्या लिखा, इसको n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n sin x बाय एक्स लेस देन n हो गया, और इसको यदि मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा तो n tan x बाय एक्स ग्रेटर देन n हो गया। बस अब यदि ये वैल्यू n से लेस है
n से स्लाइटली लेस, क्योंकि वो स्लाइटली ग्रेटर आया था, स्लाइटली लेस आया था, तो n से स्लाइटली लेस है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? n माइनस, ये वैल्यू n से स्लाइटली ज्यादा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर n+1 हाँ n होगा। यस सर बस तो अपना आंसर आ जाएगा 2n माइनस। ठीक है, और ऐसी और भी प्रॉब्लम आएगी, मैंने जनरलाइज वे में आपको बता दिया, पूरी सीरीज वीरीज भी आ जाती है, कुछ n के टर्म्स में सीरीज वीरीज भी आ जाएगी। मतलब sin x by x जब भी डील करना हो ऐसे डील कर लेना, tan x by x डील करना हो ऐसे डील कर लेना, उससे आपको पूरा वैल्यू समझ में आ जाएगी। ठीक है, n+1 ओके ओके ठीक है। चलो अब कुछ एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं, ये वाली चीजें हो गई अपनी। सर 1 मिनट हाँ लिख लो चलो। limit n tending to infinite 4 power n plus 5 power n की power 1 by n। limit n tending to infinite 4 power n plus 5 power n की power 1 by n। रोहित एक बार रिपीट करने को बोल रहा है, चलो ठीक है। देखो ये तो अभी अपन ने निकाला था, मैंने sin x by x less than 1 होता है और tan x by x greater than 1 होता है, ये अभी अपन ने निकाला था, है ना। अब सिंपल सी बात ये है कि ये जैसे 1 से लेस है ना, मतलब स्लाइटली 1 से लेस है, क्योंकि आप ग्राफ देखोगे ना तो जैसे एकदम चिपका हुआ ग्राफ रहता है दोनों का, है ना, तो वैल्यू में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, तो 1 से लेस है मतलब बहुत 0.99 टाइप का मान लो आप, पर है 1 से लेस। तो लेट्स से मान लो अभी आप 10 से मल्टीप्लाई कर देते इसको, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो इट शुड बी लेस देन 10, तो लेस देन 10 का मतलब 9 पॉइंट समथिंग, तो इसलिए 9 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 9, उससे जस्ट लेस इंटीजर आएगा, हमेशा फिक्स है, उससे जस्ट लेस इंटीजर आएगा। और बिल्कुल ऐसे यहां पे क्या हो रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे यहां पे ग्रेटर देन n आ रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है, जैसे मान लो ग्रेटर देन, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, अब आपने मान लो 10 है, 10 था, n की जगह पे 10 मान लो, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रेटर देन 10, 10 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, हाँ बोर्ड में भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड में भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 4 पावर n प्लस 5 पावर n टू दी होल पावर 1 by n, ये भी एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है ना। फॉर्म क्या है, पहले तो इस फॉर्म को समझते हैं अपन, ये फॉर्म है क्या। ठीक है, 4 पावर इनफाइनाइट, 5 पावर इनफाइनाइट, 4 पावर इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, 5 पावर इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, और 1 by इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू द पावर 0 फॉर्म है। ठीक है, हाँ एनसीईआरटी में होगी ना लिमिट, एनसीईआरटी में होनी चाहिए मेरे ख्याल से। यस सर है सर, लिमिट है सर, 11th में भी है। हाँ 11th में तो है, वो 11th का तो मेरे को याद है, पर 12th में भी है ना। यस सर है सर, 12th में भी है। हाँ ठीक है, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 4 पावर n 5 पावर, ये वाली फॉर्म बन गई इनफाइनाइट पावर 0, बड़ी इंटरेस्टिंग फॉर्म है ये। जनरली मैंने आपको क्या बताया था कि ये बाकी की जो भी फॉर्म्स आती है उसमें अपन लॉग लेके करते हैं, है ना, इस पे लॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। ठीक है, कैसे, लेट्स से देखो अपना काम क्या है कि लिमिट की प्रॉब्लम में अपने को उसको एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ अप्रोच कराना है, बस एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ अप्रोच कर गया तो मेरा आंसर आ जाता है, बस फिर मुझे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, यदि एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ अप्रोच कर दिया। लेट्स से मैंने 4 पावर n कॉमन ले लिया, 4 पावर n कॉमन लिया तो बाहर आ गया 4, तो 1 प्लस 5 by 4 टू द पावर n होल पावर 1 by n। ठीक है, सिंपली मैनिपुलेशन कर रहा हूं भाई, अपन लिमिट में कर क्या रहे, एक्चुअली मैनिपुलेशन ही तो कर रहे हो ना आप,
आप फैक्टर करके कैंसिल कर देते हो, रेशनल मैनिपुलेशन ही तो कर रहे हैं अपन सारी चीज। 4 कॉमन लेके ऐसा आ गया। अब मैं लिमिट लगाऊंगा तो 5/4 की पावर इनफाइनाइट, बताओ 5/4 की पावर इनफाइनाइट कितना होगा? 5/4 की पावर इनफाइनाइट कितना होगा? नहीं 4 पावर n क्यों आएगा? पावर 1/n भी तो है ना, 4 पावर n को 1/n से बाहर लेंगे तो 4 ही तो आएगा। सर फोर कैसे तो सर वो common 4 लिया? पावर n माइनस 1 नहीं होगा सर? इनफाइनाइट तो सर वो अबे इतने सारे 4 पावर n माइनस 1, 4 पावर n माइनस 1। तुम्हारी आवाज कम आती है, पीछे की आवाज ज्यादा आती है। 4 पावर n अपन ने कॉमन लिया ना जी, 1 प्लस 5/4 टू दी पावर n होल पावर 1/n। अब ये 1/n इसके साथ भी तो जाएगा ना, नहीं जाएगा क्या? पढ़ते हो? यस सर। अरे क्या बस में बैठे हो तुम? पेपर की आवाज आ रही, 4 आ गया ना, ठीक है। तो अब ये n टेंडिंग टू इनफाइनाइट आया तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया। ग्रेटर देन 1 की पावर इनफाइनाइट करोगे तो वापस इनफाइनाइट आ गया, और यहाँ पे 1/इनफाइनाइट फिर से 0 आ गया। अगेन ये इनफाइनाइट की पावर 0 बन रहा है, इनफाइनाइट की पावर 0 बन रहा है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन, लेट्स से मैंने 5 की पावर n कॉमन ले लिया, ठीक है। नहीं सीरीज में कुछ नहीं बने, जरूरत नहीं सी। अब मान लीजिए मैंने 5 की पावर n कॉमन ले लिया, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, 5 की पावर n कॉमन ले लिया तो अब बाहर 5 आएगा, तो 4/5 की पावर n प्लस 1 की पावर 1/n, ऐसा। अब देखो डिफरेंस देखो, केवल पहले मैंने 4 कॉमन लिया था, 5 कॉमन लिया था, ठीक है। अब यदि मैं n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लगाऊंगा तो 4/5 इज लेस देन 1, 0 और लेस देन 1 की पावर इनफाइनाइट इज 0। मतलब अब ऐसा बनेगा, देखो आप ध्यान से, 5 यहाँ पे आया, 0 प्लस 1 और 1/इनफाइनाइट 0। अब इंडिटरमिनेट नहीं बन रहा और अपना आंसर आ जाएगा 1 की पावर 0 1 होता है, 5 into 1 is equals to 5। ठीक है, 20 will come outside। क्यों 20 कहां से आ गया अनुपमा? 20 कैसे होगा? सर 4 कॉमन ले लिया होगा। सर उसमें मल्टीप्लाई से पहले मैंने ये ट्राई करा था, इसके बाद थोड़ी ना 5 कॉमन लिया। पहले मैंने इससे ये ट्राई करा था और इसी से फिर ये ट्राई करा था। तो ये ट्राई करा तो वापस इनफाइनाइट पावर 0 आ गया था, है ना। और फिर इसमें ऐसा आया था अपने पास, ऐसा आएगी नहीं बात समझ में? वो आपने जब उसी से वो पाइप वाला उसी को आगे बढ़ा दिया आपने, ऐसा है ना। मतलब लॉजिक समझ में आ रहा होगा। देखो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, दोनों में डिफरेंस कि यहाँ पे क्या हो रहा था, ग्रेटर देन 1 था ना, तो ग्रेटर देन 1 की पावर इनफाइनाइट बन जाता था। अब सपोज करो मैं फास्ट लिया, आप आंसर देना देंगे क्या कॉमन लेना चाहिए। मान लो मैं सेम क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, ठीक है, सेम क्वेश्चन दे दूं, 2 पावर n 3 पावर n 4 पावर n प्लस 5 पावर n की पावर 1/n। बताओ क्या कॉमन लोगे? 5 की पावर n 5 की 5 पावर n कॉमन ले लो, और 5 की पावर n कॉमन लेते ही बाहर आ जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 2/5 की पावर n, यहाँ पर बाहर आएगा 3/5 की पावर n, यहाँ पर आएगा 4/5 की पावर n, और यहाँ पर आएगा प्लस 1 इसकी पावर 1/n। लिमिट लगाओगे तो 0 0 0 1 प्लस 0, तो अगेन 5 into 1 plus 0 की पावर 0, तो दैट कम्स टू बी 5 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, आएगी नहीं बात समझ में? और अभी तो मैंने नंबर दे दिए, हो सकता है नंबर नहीं देके मैं a पावर n b पावर n लिख दूं और बता दूं कौन ग्रेटर है कौन लेस है। कुल मिला के टारगेट क्या था कि अंदर मुझे लेस देन 1 बनाना था। लेस देन 1 की पावर इनफाइनाइट मेरे को 0 मिल जाएगा, और ग्रेटर देन 1 रहेगा तो वो बार बार इनफाइनाइट आता रहेगा अपने पास। सर अगर ये एपी के फॉर्म में होती तो क्या करते? एपीजीपी यही फॉर्म है, और कौन सा फॉर्म है? 2 पावर n 3 पावर n 4 पावर n। सबसे बड़ा वाला नंबर कॉमन ले लेना आप, तो सबसे बड़ा नहीं सर, पीछे एन दिया देता तो मतलब कि ये जो सीरीज दी उसके मतलब कि जो बाद में जो एन टर्म दे देती हो तो क्या होता? हाँ कोई दिक्कत नहीं ना, एन टर्म लिख लो ना, मैंने 4 लिखी, आप 40 टर्म लिख लो ना, 400 टर्म लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी वाली टर्म कॉमन ले लूंगा, आगे की सारी टर्म जैसे यहाँ पे 3 बनी वहां पे ज्यादा टर्म बन जाएगी, वो सब 0 हो जाएगी, लास्ट में तो 1 बचेगा।
नेगेटिव हो तो दिक्कत है, नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, नेगेटिव में तो फिर अलग टाइप का फॉर्म बनेगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना, नेगेटिव में अलग टाइप का फॉर्म बनेगा आपके पास, ठीक है, नेगेटिव डिजिट हो तो छोटी लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक अलग टाइप का पैटर्न है। तो कुल मिला के देखो अपने पास अब मतलब मेथड्स ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं, मतलब है ना, एक दो प्रॉब्लम्स और मुझे करानी है अभी उसमें फंक्शंस वाली, है ना, तो मेथड ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं अपने पास, ठीक है। तो मेन टारगेट अपना यही है कि किसी तरह से एक फाइनाइट वैल्यू जब तक बन सकती हो तो मुझे फाइनाइट वैल्यू बनानी है, कॉमन लेके जो भी है उस तरह से कर उड़ा के, है ना, और बाकी एग्जिस्टेंस चेक करना है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, हाँ बस हो गया, टाइम भी हो गया वैसे भी, ठीक है, टाइम भी हो गया, ठीक है। तो लिमिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, मैं देख लेता हूँ शायद कुछ बचा होगा तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और उसको कर लेंगे अपन, ठीक है। तो नहीं तो फिर कंटिन्यू के अपन स्टार्ट करेंगे। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, बाय सर। बाय। कंटिन्यूटी इससे बड़ा है कि छोटा है? कंटिन्यूटी से छोटा, कंटिन्यूटी में कुछ है नहीं, लिमिट यदि अच्छे से आगे, अब एक्चुअली लिमिट ही चलेगा आगे, ये मान लो कंटिन्यूटी में आधा पार्ट तो लिमिट का ही है, वो तो है तो छोटा लेकिन कंसेप्चुअल ज्यादा है, कंसेप्चुअल और ग्राफिकल कंटिन्यूटी, ठीक है। चलो ओके देन, बाय बाय, असाइनमेंट मैं उसका ग्रुप पे डाल देता हूँ।